खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। भारत जाना जाता है अपने कारीगरों के लिए और उनकी कारीगरी के लिए। दुनिया में हमारी तूती बोलती है, लेकिन हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ कारीगर और उसकी कारीगरी कहीं हाशिए पर जा रही है। आखिर इसके क्या कुछ कारण हैं? निश्चित तौर पर इसके बहुत सारे कारण हैं। क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्समैनशिप, इसकी बात आज हम कम करते हैं, कम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस क्राफ्ट्समैन के दिल की जो उसका दर्द है उसको महसूस करते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी आज की तेजस्विनी भी ऐसी ही हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया है ऐसी कारीगरों और उनकी इस कारीगरी को दुनिया तक पहुंचाने का। इसके लिए उन्हें नारी शक्ति अवार्ड से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। हमारी आज की तेजस्विनी इति त्यागी। क्राफ्ट या शिल्प भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा रहा है। भारतीय परंपराओं, किस्से, कहानियों, यहाँ तक कि कल्पनाओं से शिल्प की उपज होती है। ऐसा प्राय देखा गया है कि भारत में शिल्पकार बदलते वक्त, बदलती टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं हो पाते, जिसके कारण उनकी कारीगरी में अपेक्षित विकास नहीं हो पाता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इति त्यागी ने दिल्ली में क्राफ्ट विलेज की स्थापना की। क्राफ्ट विलेज का उद्देश्य एक स्थान पर कारीगरों को इकट्ठा कर उनके शिल्प को, उनकी कला को मुख्य धारा से जोड़ना था। इति का ये प्रयास कुछ ही समय में रंग लाने लगा और भारतीय कला, खास तौर से लुप्त प्राय कला को नया बल मिला। इति का क्राफ्ट विलेज आज दिल्ली ही नहीं, देश की विभिन्न कलाओं का एक डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां न सिर्फ कारीगरों को अपने जौहर दिखाने और सीखने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें उनके शिल्प का सही मोल भी मिलता है। इति के इस प्रयास से सबसे अधिक फायदा महिला शिल्पकारों को हुआ है, क्योंकि भारत में परंपरागत शिल्प में महिलाओं का कोई सानी नहीं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास के लिए इति को इस वर्ष राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय क्राफ्ट को नए आयाम प्रदान करने वाली इति त्यागी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं इति त्यागी से, जिन्होंने क्राफ्ट्स विलेज की स्थापना की है और भारत के जो क्राफ्ट्समैन हैं उनके साथ काम कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है इति आपका। थैंक यू सो मच नीलू जी। तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं आजकल तो काम करने के लिए। कौन सोचता है क्राफ्टमैन के लिए, कौन सोचता है उसकी कारीगरी के लिए? आजकल तो लोग बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाते हैं। क्यों आपने ये बीड़ा उठाया? लोग शायद ये भूल चुके हैं, बट क्राफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ, लोग इसको उस ढंग से देखते नहीं। हाँ। अगर हम बात करें अपनी संस्कृति की और अपने देश की, तो कुछ 5000 से 6000 साल पुराना हमारा एक इतिहास है, जिसमें कला, कारीगरी, एक पारंपरिक टच की बात होती है। ये सारी चीजें जो दुनिया ने हमसे सीखी, हमने उन्हें कहीं छोड़ दिया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत कुछ है काम करने के लिए, इतनी सारी फील्ड्स हैं, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पर कहीं ना कहीं नई चीज़ों को पकड़ने के चक्कर में हम पुरानी चीज़ें छोड़ चुके हैं, और वो शायद सही नहीं है। इनफैक्ट क्राफ्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरानी चीज़ें, कुछ भी चीज़ जिसमें कारीगरी छुपी है, जो हाथ से बनी हुई है। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकती हूँ जो ब्रांड से एसोसिएटेड हैं, जो लग्जरी से एसोसिएटेड हैं, जो एक इमेज मेकिंग से एसोसिएटेड है, और वो सब क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। हम देख सकते हैं वर्ल्ड की सबसे प्रसिद्ध गाड़ी रोल्स रॉयस, जो शायद हर किसी को नहीं मिल सकती। आपको अपने को उस काबिल बनाना पड़ता है कि रोल्स रॉयस आपको मिले, तो उसकी एक कारीगरी है। मैं वही कह रही थी कि हमने क्राफ्ट को और क्राफ्टमैनशिप को एक शोकेस में एक चीज बना दिया है, जी जी, जो कि हमारी पहुंच से बहुत दूर है। जी। हो सकता है किसी की पहुंच में होती हो, और वो एक शोकेस में एक चीज है जिसे हम किसी एग्जीबिशन में देख लेते हैं। कहाँ हम उससे अपनी जिंदगी में ला पाते हैं? हम ला सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हमारे पास पहले तो ये जज्बा होना चाहिए समझने का कि कारीगरी की ज़रूरत कितनी है हमारे आज के समय में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में।
हमारे घर से हम देख सकते हैं, हमारी मदर्स जो कुकिंग करती थी वो एक कारीगरी है अपने आप की। आजकल आप देखें लोग सूस शेफ की बात करते हैं, बड़े बड़े होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक सूस शेफ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो सूस शेफ क्या है? वो हमारे घर से तो निकले हुए वो खाना बनाने की तरकीब, जो उसकी कला है, जो उसके अंदर की कारीगरी है, वो समझना कि नमक कितना होना चाहिए और कितना गर्म और कितना ठंडा पकना चाहिए, इसी को कारीगरी कहते हैं। और आई थिंक जब आदमी उसको, उस कारीगरी को एक सीरियस प्लेटफॉर्म पे ले जाता है, तो फिर वो किसी भी ब्रांड और किसी भी कंपनी के साथ जुड़ सकता है, जो हमारे यहाँ के कारीगर अभी इस ढंग से नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि किसी ने उनको कभी उस तरह की तवज्जो ही नहीं दी है, मौका ही नहीं। ये बताइए कि आप तो निफ्ट से आपने फैशन डिजाइनिंग की। जी जी। तो फैशन डिजाइनिंग करने के बाद तो लोग पैर ही नहीं रखते जमीन पे, वो तो उड़ते हैं, फैशन की दुनिया में उड़ते। मैं भी उड़ना चाहती थी पर मैं जिस परिवार से संबंध रखती हूँ, मैं एक बहुत सीधे सादे परिवार से आती हूँ। मैं जो लेखक का परिवार है। अच्छा। मेरे दादाजी लेखक थे, हिंदी लिटरेचर के राइटर थे, और अपने समय के उन धुरंधरों में थे जिसमें आप महादेवी सिंह वर्मा का नाम ले सकती हैं, श्री रामधारी सिंह दिनकर का नाम ले सकती हैं, हरिवंश राय बच्चन का नाम ले सकती हैं। तो मेरा बचपन ऐसे लोगों को पढ़ के और देख के गुजरा है। अरे वाह। मैं ऐसे लोगों के सामने बड़ी हुई हूँ कि मुझे नहीं लगा कि मुझे उड़ने की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि ऐसी उड़ती हुई हस्तियाँ मेरे सामने बैठी होती थी कि उड़ने की कोई ख़ास ज़रूरत लगी नहीं। अच्छा। मैंने निफ्ट से पढ़ाई करी, फैशन किया, उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट हाउसेज में काम किया। अच्छा। और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए मैं काफ़ी क्लस्टर्स में भी घूमी हूँ, आर्टिसंस के पास गई हूँ, गांव में गई हूँ, उनको देखा है काम करते हुए। तो मुझे वहाँ बड़ी मजबूरी महसूस हुई। एक कारीगर सदियों से भगवान की मूर्ति बना रहा है, बिल्कुल, अब वो बनाता चला जा रहा है। आप अपने घर में कितने भगवान की मूर्ति रख सकते हैं? एक ही रख सकते हैं। उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो लाइवलीहुड तब तक वो था जब घरों में मंदिरों की और पूजा करने की इतनी ज़्यादा परंपरा होती थी। बिल्कुल। अब इतना तरह का कल्चर नहीं है। तो वो कारीगर उस जगह से कभी आगे नहीं निकल पाया, वो आगे नहीं बढ़ पाया, किसी ने उसे डायरेक्शन नहीं दी। तब मुझे लगा कि शायद मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा जी। और वहाँ से तो आप मतलब आप आर्टिजन्स के साथ जुड़ गई और आपने सोचा कि आर्टिजन्स की भलाई के लिए और उनको आगे दुनिया तक पहुंचाने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि ये कहने में तो बहुत अच्छी बात लगती है, मगर वाकई इसको करना क्या उतना आसान रहा था आपके लिए? कोई भी काम आसान नहीं होता। जो आप भी करते हैं वो आसान नहीं है। मैं हमेशा मानती हूँ कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको जी जोड़, मेहनत और एक श्रद्धा उसके अंदर लगानी पड़ती है। जब तक वो डेडिकेशन नहीं है आपका, कि जैसे आप पूजा कर रहे हैं, तब तक कोई कार्य साधक नहीं होता। तो जब मैंने आर्टिसंस को देखा काम करते हुए, मुझे भी लगा हाँ ठीक है, कुछ है, आसान है, 2-3 मेले करेंगे और इनको कुछ काम मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं थी। हम 130 करोड़ की देश की बात कर रहे हैं जिसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। बिल्कुल। और वहाँ कारीगर भी बहुत बड़े हैं। और आप जानती हैं कि रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है, विच इज़ क्राफ्ट। बट इसको सीरियस कैसे बनाया जाए, इसको स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए, इसको इस ढंग से कैसे बनाया जाए कि लोगों को लगे कि ये सीरियस है और इसे छोड़ना नहीं है, इसे छोड़ के लेबर नहीं बनना है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था और उसके लिए आज 1 साल की मेहनत नहीं है, मैं सालों से लगी हूँ। आई थिंक कुछ 15 साल हो चुके हैं, अलग अलग ढंग से काम किया। और फिर हमने उसके लिए स्थापना करी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे क्राफ्ट विलेज के नाम से जानते हैं आप। क्राफ्ट विलेज एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी है। अच्छा। वर्ल्ड वाइड आप आर्टिस्ट रेजिडेंसी सुनेंगे तो एक ऐसी जगह, एक ऐसी कम्युनिटी लिविंग जहाँ कोई भी कलाकार जाके कुछ समय बिता के अपने मन की कला को प्रदर्शित कर सकता है, उस पर काम कर सकता है, उसको प्रोड्यूस कर सकता है, उसे क्रिएट कर सकता है। तो हमने एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी बनाई, उसका नाम हमने क्राफ्ट विलेज इसलिए रखा कि हर चीज़ जो क्राफ्टमैनशिप से जुड़ी है उससे जुड़ा हुआ आदमी वहाँ आके अपना कला का प्रदर्शन कर सकता है। हम उसके लिए इंटरनेशनल डिज़ाइनर से जुड़ते हैं, हम इंडस्ट्रीज से जुड़ते हैं, हम इंडस्ट्री को डिज़ाइनर से कनेक्ट करते हैं, डिज़ाइनर को क्राफ्टमैन से कनेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली हमको एक ऐसा चैनल क्रिएट करते हैं कि क्राफ्टमैन को हमारे पास से किसी ना किसी तौर पे काम मिलता रहे। हमने एक और फॉर्मेट शुरू किया वर्कशॉप्स का। क्राफ्ट विलेज दिल्ली में अपनी प्रीमियम वर्कशॉप्स के लिए जाना जाता है। मतलब ऐसी वर्कशॉप जो सिर्फ मास्टर्स सिखा सकते हैं, मैं या आप जैसे लोग नहीं सिखा सकते। जो 50 साल से उस कला को कर रहा है, जो 60 साल से, जिसका पूरा जीवन उसको करने में गया है, या तो वो नेशनल अवार्डेड है, या वो पद्मश्री है,
या उनके पास 100-200 साल का इतिहास है उसे करने का। तो जब आप ऐसे लोगों से उस कला को सीखते हैं तो उसका एक असर अलग होता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स हमने शुरू करे जिसमें हमने कॉलेजेस को जोड़ा। कॉलेजेस से आते हैं बच्चे हमारे पास सीखने, स्कूल्स हमारे पास आते हैं उसको सीखने। हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको कुछ मेडिटेटिव करना है, कुछ फ्रीडम अचीव करनी है, Creative करना है। जी, वो साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए लोग हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उन्हें वीकेंड में क्या करना है। तो वो आते हैं और इस तरह के प्रोग्राम सीखते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो वो कला अर्बन पॉपुलेशन तक जाती है, लोगों को पता लगता है हमारे देश में इतना क्राफ्ट है, उन्हें क्राफ्टमैन को जानने का मौका मिलता है, उन्हें पता लगता है कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जिसे हम देख के नेगोशिएशंस की बात करते हैं। दूसरा, उस कला को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अक्सर हमने देखा है कि जो बेचारा कारीगर है, शिल्पकार है, वो बहुत लुटता है। हमने देखा है कि वो बेचारा अच्छे अच्छे सामान बनाता है, लेकिन उसको क्या मिलता है, लेकिन जब वो सामान शोरूम में जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल सही। तो ये जो इशू है, ये इसको आपने किस तरह से देखा है और कैसे इसको डील करते हैं आप लोग? जब भी कारीगर किसी ऐसी स्थिति में आ जाता है जब उसे लगता है कि वो ठगा जा रहा है और या उसके काम की उसे कीमत सही नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली उसके पास ऑप्शन ये होता है कि या तो मैं इस काम को छोड़ दूं, इसे खत्म कर दूं, ये कला ना रहे। हमने उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इंडिया क्राफ्ट वीक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम एक क्राफ्टमैन से लेके एक ब्रांड तक हर किसी को मौका देते हैं पार्टिसिपेट करने का, जिसमें ब्रांड्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे डिज़ाइनर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। साथ में कारीगर भी उनके साथ उसी मंच पे बैठता है और उसी मंच पे जब वो बैठता है तो उसको एलिवेटेड फील होता है। उसे ये नहीं लगता मुझे दरी पे, ज़मीन पे, किसी हाट में बैठा दिया है सब्जी की तरह मैं बिक रहा हूँ, ऐसा मौका हम नहीं देते। दूसरा, वो डायरेक्ट बेचता है। इंडिया क्राफ्ट वीक में एक प्लेटफॉर्म इस ढंग का हमने क्रिएट किया है कि हमारी संस्था या कोई भी मीडिएटर नहीं है बीच में जो कारीगर से पैसा लेगा। जो रेट है वो सामने कारीगर लोगों को बेच सकता है और हम लोगों को भी एनकरेज करते हैं कि वो किसी तरह के नेगोशिएशंस ना करें। हम बेसिकली कला के ऊपर इतनी बात करते हैं, हम बताते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, तो लोग ऑटोमेटिकली उस पर किसी तरह का नेगोशिएशन भाव तुल नहीं करते जी, तो और तब वो ठगा हुआ महसूस नहीं करता। बिल्कुल, वाकई आप जो काम कर रहे हैं उसको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां वो जा सकते हैं और अपने सामान को भी बेच सकते हैं और दुनिया को अपनी क्राफ्ट के बारे में, अपनी कारीगरी के बारे में बता सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इति त्यागी आज हमारे साथ हैं तेजस्विनी में, देखते रहिए। रेमंड प्रेजेंट्स लुक गुड डू गुड। अब आपके पुराने कपड़े किसी और के काम आ सकते हैं। लाइए उन्हें रेमंड स्टोर पर और पाइए नए शर्ट या ट्राउजर पे फ्री स्टिचिंग। तो आइए मिलकर कुछ अच्छा करें। रेमंड, द कंप्लीट मैन। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. चाचा एक चाय पिलाना। सूखा हो या आंधी तूफान, ये विजय हमेशा इतना खुशहाली में कैसे रहता है? किसी रिश्तेदार से मदद ली होगी। हाँ रिश्तेदार नहीं, बैंक से रिश्ता काम आया। मतलब? बताता हूँ। देखो, हमेशा बैंक लोन समय पर चुकाने के कारण इलाके को आपदाग्रस्त घोषित किए जाने पर कुछ नियमों के साथ बैंक ने मेरी लोन की शर्तों को आसान बनाया। बस। अरे वाह, बैंक से रिश्ता है तो बड़े काम का। आरबीआई कहता है जानकार किसान समृद्ध किसान। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी
तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ, पर कैसे करवाऊं? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इति त्यागी हैं जो कि देश भर के कारीगरों के साथ काम कर रही हैं और उनकी कला को आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो इति, हमने देखा है कि हमारे देश में जो गांव हैं, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, उनकी कला जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि घर घर में वो कुछ ना कुछ कलात्मकता छिपी रहती है। ऐसी कलात्मकता समय के साथ, समय के थपेड़ों के साथ खत्म हो रही है। हमारे देखते देखते ही चीज़ें अपना रूप बदल रही हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे लोगों के साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको जो बताया, मतलब सही सही एक क्राफ्टमैन भी नहीं है जी ना। हमने जो भी प्लेटफॉर्म शुरू किया इंडिया क्राफ्ट वीक, उसकी हमारी लाइन है गुड स्टोरीज अनटोल्ड। ऐसी कहानियाँ जो हमारे गांव में, हमारे जंगलों में कहीं छुपी रह गई है, जो किसी को पता नहीं है, वो कहानियों को हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपको सुनने के बाद लगेगा कि हम इनके बीच में बड़े हुए हैं, लेकिन शायद हम इनसे अनभिज्ञ थे। मैं गोंद आर्ट की बात करना चाहूंगी। आज मैंने खुद गोंद आर्ट पहन रखा है। अच्छा। अब देखिए, हम लोगों को पता भी नहीं है कि ये गोंद आर्ट है और ये पेंटिंग इस साड़ी पे कर रखी है। एक हमारी डिजाइनर थी लेडी, वो क्राफ्ट को प्रमोट करती हैं, उन्होंने ये बना के मुझे भेजी थी। वेरी नाइस। तो गोंद आर्ट जो है वो गोंदी कम्युनिटी से निकला है। हमारे मध्य प्रदेश में सेंटर में एक ट्राइब है, गोंदी ट्राइब, वो इस कला को करती है। अच्छा। अब आप सब लोग वाकिफ हैं जंगल बुक से, मोगली से, मोगली के कैरेक्टर को देख के सब बड़े हुए हैं। तो जब ये कहानी लिखी गई तो इस कहानी का जो पूरा सोर्स था वो मध्य प्रदेश के वो जंगल थे, और वो जो बच्चा है वो गोंदी ट्राइब से इंस्पायर्ड है। तो हमारे ऐसे आर्टिस्टन्स, अब ये कहानियां जब हम बाहर लेके जाते हैं, जब बताते हैं कि इनका सोर्स क्या है, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट आता है और उसमें वो एक कनेक्ट ढूंढते हैं। हैरानी की बात यह है, वेस्टर्न वर्ल्ड इससे बिल्कुल मतलब उसको बहुत जानकारी है इसके बारे में, हम लोगों को नहीं है। हम ऐसी बहुत तरह के पब्लिशिंग हाउसेज हैं जो इस तरह की किताबें छापते हैं, इनके बारे में कहानियां बताते हैं, और हमारे क्राफ्टमैन को मौका मिल रहा है अपनी कहानी कहने का। अगर आप मधुबनी की बात करें, जैसे आप और हम अभी कर रहे थे, बिल्कुल लोगों को पता नहीं मधुबनी का जन्म कहाँ से हुआ। जब सीता की शादी हो रही थी तो राजा जनक ने पूरी प्रजा से कहा कि सीता सिर्फ हमारी पुत्री नहीं है, आप सबकी पुत्री है, तो आप उसकी शादी के लिए, उसके विवाह के लिए आप सजाएं जनकपुरी को, पूरे नगर को सजाएं। तो लोगों ने प्रेम से जो उनको मिला, पत्ते से, डंडी से, पेड़ से, घर, सड़क, द्वार, खिड़की, जो भी है सब पे पेंटिंग शुरू करी। वहां से मधुबनी की शुरुआत हुई। मधु से बनी, प्रेम से बनी। मिथिला नरेश की पुत्री थी, तो मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेंटिंग में आप देखेंगे तो अक्सर आपको कहानियां राम और सीता के विवाह से मिलेंगी। आपको कोबर की कहानियां मिलेंगी, जो बिहार में विवाह की एक पर्टिकुलर परंपरा होती है कोबर की, उसके बारे में आपको पता लगेगा। आप गोंद देखेंगे तो आपको फॉरेस्ट की कहानी पता लगेगी कि जंगलों में क्या कहानी होती है, जंगलों के दृश्य कैसे होते हैं, प्रकृति कैसी होती है। आप अगर कलमकारी उठाएंगी तो वहाँ आपको भगवान की कहानियाँ आपको मिलेंगी। तो पिछवाई उठाएंगी तो गाय की और कृष्ण की कहानियाँ आपको मिलेंगी। तो हमारी जो कला है उसमें कोई ना कोई कहानी छुपी है, उस कहानी को हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं, और जब उसको बाहर लाते हैं तो एक अलग सा माहौल हो जाता है और लोगों को लगता है कि ये था पर हमें शायद पता नहीं था। अच्छा इति, इसमें एक बात और है, हमने देखा है कि आजकल जो डिजाइनर्स लगते हैं ऐसे कारीगरों के साथ, वो अक्सर ये कहते हैं कि साहब इसमें ये कलर बदल दो, इसका ये डिजाइन ऐसा कर दो, इसमें नए कुछ चीजें ले आओ जो वो परंपरागत तौर पर नहीं बनाते हैं। ये बताइए कि ऐसा करना क्या सही है? बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि यदि आप कलमकारी को गोंद आर्ट के रंगों में करने लगेंगे तो कभी भी कलमकारी की जो पहचान है वो आप नहीं समेट पाएंगे। हाँ। गोंद आर्ट के एक अपने रंग होते हैं, पिछवाई के अपने रंग होते हैं। आप मिनिएचर पेंटिंग देखेंगी तो उसमें पेस्टल टोन्स यूज होते हैं। यदि आप उसको ब्राइट कलर से कर देंगे कि तो वो कभी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि स्टोन कलर जो होते हैं वो पेस्टल ही होते हैं। आप फड़ पेंटिंग उठाएंगी जो राजस्थान की 700 साल पुरानी कला है, तो उसमें आपको ब्राइट कलर्स मिलेंगे। अब वो अलग तरह के कलर हैं, उसमें ब्राइट येलो, ब्राइट रेड।
तो मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत हद तक सही है उन रंगों को बदलना या उन पैटर्न्स को बदलना, क्योंकि आप उसका बेसिक कोर खत्म कर देते हैं। हाँ, आप उसको स्टाइलाइजेशन कर सकते हैं अपने ढंग से, क्योंकि वो एक डिज़ाइनर का काम होता है, और उसकी पोजीशनिंग करना कि उसको गारमेंट में या प्रोडक्ट में किस तरह से इंटीग्रेट करना है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक मूल को खत्म करना सही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी है कि अपने ही, मतलब मैं अपनी ही बात करूं तो हम भी जैसे 20-25 बरस से देख रहे हैं चीज़ों को, ख़ास तौर पर जब हम ऐसे हाट बाज़ारों में जाते हैं, ऐसी क्राफ्ट्स की एग्जीबिशंस में जाते हैं, तो जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स अब आ रहे हैं उनमें वो बात नहीं है जो हमने अपने बचपन में देखी थी, अपने कॉलेज के टाइम में देखी थी, उसमें वो कला नज़र नहीं आती। तो इसकी क्या वजह, ये डिटीरियरेशन आ रहा है क्या? मतलब वो क्राफ्ट अब बनी नहीं रही जो कि कभी बना करती थी, क्या है इसकी असलियत? बिल्कुल, इसकी असलियत यही है जो आपने खुद अपने सवाल में कही है। अब वो क्राफ्ट रही नहीं जो पहले बन रही थी। बताइए। क्योंकि जो उसे करने वाले थे वो डेडिकेटेड थे उसी को करने के लिए, उनको उसकी एक समझ होती थी। लेकिन उसके बाद जो उसमें लोग जुड़ते गए, लोगों को लगा ये कला है, हम भी करते चले जाते हैं, करते चले गए, लेकिन उसमें रिफाइनमेंट नहीं आया कभी। अब जो इंसान 50 साल से एक कला को कर रहा है या जिसने 5 साल को एक कला को करा है, उसमें आपको काम में फर्क दिखेगा। जहाँ तक हम बात करेंगे कि काम डिटोरिएट हो गया, एक तो पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ गई है, पिछले 25 साल में हम देखेंगे तो लोगों पे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बेचना चाहते हैं, कुछ भी खरीदने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। और चाइना ने बहुत रूल कर रखा है हमारी मार्केट्स को, तो आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत मिल जाएंगे। क्राफ्ट जो एक अच्छा था, जो बाजारों में हमें पहले मिलता था, वो अब हट गया है। अब वो लोग बुजुर्ग हो गए हैं जो अच्छा काम करने वाले थे, वो अब इजीली अवेलेबल नहीं है क्राफ्ट। वो अपने घरों में रहते हैं, जिसको उनकी समझ है वो उन पे चला जाता है, पर अब वो इतनी आसानी से आपको मिलेंगे नहीं। अब जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्योंकि करना है, और वो प्रोडक्शन की नज़र से काम को कर रहे हैं, कला की नज़र से नहीं। क्या आप लोग इस पर भी मतलब बिल्कुल जोर देते हैं? बिल्कुल, हम देखिए कारीगर को चाहिए कि उसको काम मिलता रहना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो इस स्तर का काम बना हो कि प्रोडक्शन भी हो रही है लेकिन स्तर नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि कभी कभी स्तर मेंटेन करने के चक्कर में प्रोडक्शन कम हो जाती है, पर क्या उसको उसका मूल मिलता है, नहीं मिलता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और ये एक दिन का मुद्दा नहीं है जो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसी देश की बात कर रहे हैं जहाँ 5000 साल की संस्कृति है, तो कला भी उतनी पुरानी है और कहाँ से निकली है। लोगों को ट्रेन करना भी नीलम जी बहुत आसान नहीं है। जी, मैं शायद उसी पे आ रही थी, ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है। आप देखिए, जब हम लोग छोटे थे स्कूल में, तो हम लोग क्राफ्ट का कुछ कुछ सामान बनाते थे, राइट। अभी आजकल स्कूलों में ना तो क्राफ्ट के ऊपर कुछ पढ़ाया जाता है, ना इस तरह का कुछ होता है। क्या आपको लगता है कि बचपने से बच्चों को भी कहीं ना कहीं एक बताने की जरूरत है कि आपकी कला क्या है, आप वो भी जरा करके देखें, ये इसका अनुभव करना भी बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर आप याद करेंगी तो हम अपनी दादी और नानी को याद करें तो कोई अचार डाल रहा है, कोई ऊन से बुन रहा है, कोई पापड़ सुखा रहा है, क्रोशिया कर रहा है। ये सारी चीजें हमने अपने घरों में देखी हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो ये सब नहीं कर रही है, तो हमारे बच्चों को ये देखने को नहीं मिलता है। हमारे घरों की दीवारों पे वो चीज़ें नहीं टंग रही हैं। अब तो स्क्रीन्स हैं, एलसीडी पैनल्स हैं, क्राफ्ट किसको टांगना है तो किसी को पता ही नहीं है। यहाँ मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे सकती है और सरकार इस जिम्मेवारी ले सकती है कि कम से कम एजुकेशन तो स्प्रेड करें, तो अगर स्कूल बुक्स में आर्ट के ज़रिए से क्राफ्ट का कहीं इंटीग्रेशन हो सकता है, हमें पता लग सकता है कितने तरीके क्राफ्ट है हमारे, कितने ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ, कितने फोक आर्ट्स हैं, कितनी फाइन पेंटिंग्स हैं हमारे बीच में। तो आई थिंक हम इसके बारे में सीरियस हो सकते हैं। जैसे आज मैं अभी बात कर रही थी बच्चों से जो हमारे यहाँ आते हैं स्कूल से, वो टेक्नोलॉजी को इतना ध्यान देते हैं, मेडिसिन को इतना ध्यान देते हैं कि क्राफ्ट को ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि क्राफ्ट का असाइनमेंट करना मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, या आर्ट का काम करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई डोंट अग्री विद इट। आर्ट आपको काफ़ी हद तक रिलीव करती है एक स्ट्रेस से, आर्ट आपको इवॉल्व होने में मदद करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आर्ट हमारी ज़िंदगी का उतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है जैसे कि हमारी ज़िंदगी के बाकी हिस्से हैं। बिल्कुल। तो अगर मतलब स्कूल के लेवल पे उसी स्तर पे इसको बढ़ावा मिल सकता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तब इस मेरे ख्याल से हमारा काम कम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा इति, आप बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल लेवल के आप अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं, आपको क्या लगता है कि उससे कितना फ़र्क पड़ता है, ख़ासतौर पर जब क्राफ्टमैन को एक प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का, अपनी चीज़ों को दुनिया को दिखाने का? ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे आपने क्रिएट किया?
ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब हमने शुरू किया था तब हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा होगा, और हमने अनाउंस किया और हमारे पास 30 से 40 देशों से इसके लिए एप्लीकेशन आ गई। गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ जुड़ना शुरू किया, पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जब आप इस साल हम इसका 3rd सीजन अनाउंस करेंगे और 3rd इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड होने वाले हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़ जाती हैं क्राफ्ट के अवार्ड्स के चक्कर में। वो अवार्ड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अवार्ड जीतते हैं। एक बिल्कुल फेयर जूरी होती है इसकी, और उनको मौका मिलता है इंडस्ट्री से कनेक्ट होने का, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, उसमें जुड़े होते हैं, और वो जानते हैं कि ये क्राफ्टमैन इस काम को करता है। जो शायद कभी सिर्फ मेलों में या हाटों में बैठे होते थे, आज वो डायरेक्ट एक इंडस्ट्रियलिस्ट से अवार्ड लेते हैं। तो उनकी एक पहचान बनती है, उनकी एक ब्रांडिंग होती है। आप समझें कि ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग होना। आज हम उस समय में हैं जहाँ बिना ब्रांड के हम कोई चीज़ नहीं खरीदते, जहाँ फ़ोन है तो एप्पल से नीचे बात नहीं करते। तो ये सारी चीज़ों में कहीं क्राफ्टमैन छूटना नहीं चाहिए। तो अगर उसके लिए भी वो स्तर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ ब्रांडेड उसको एक इमेजरी उसकी क्रिएट कर सके, तो आई थिंक उसको काम मिलने में आसानी हो जाती है। प्लस ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे को पहचानती हैं और एक से दूसरे के लिए काम बंटना लगता है। तो इति अब तक कितने क्राफ्ट्समैन के साथ आप काम कर चुके हैं जिन्हें दुनिया से रूबरू करा चुके हैं? मैं पर्सनली अभी तक शायद 250 से 300 क्राफ्टमैन के साथ ही जुड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट लेवल पे हम 1000 से ऊपर क्राफ्टमैन से जुड़े हुए हैं। 250 ऐसे होंगे जिनको शायद मैं नाम से पहचानती होंगी, लेकिन 1000 से ऊपर ऐसे हैं जो मैं शायद नाम से नहीं जान पाऊंगी। बहुत मुश्किल है मेरे लिए इतना नाम याद करना। लेकिन हाँ, हमने किसी ना किसी ढंग से, चाहे हमने इंडिया क्राफ्ट वीक किया, चाहे हमने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड्स करे हैं, चाहे हम वर्कशॉप्स करते हैं या हम प्रोजेक्ट्स देते हैं, किसी ना किसी ढंग से हम उनसे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। और हम बस कोशिश कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल, और नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि सक्सेसफुल रहे। लेकिन ये बताइए, अब आगे का जो आपका दिशा है और जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो क्या है? जैसे मैंने आपको इंडिया क्राफ्ट वीक की बात करी, अभी मेरा 1 पॉइंट मोटिव जो है सिर्फ वो है कि इंडिया क्राफ्ट वीक को नेशनल लेवल पे ले जाने का। मैंने आपसे शेयर नहीं करा, इस साल हमने लंदन क्राफ्ट वीक में पार्टिसिपेट किया। लंदन क्राफ्ट वीक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक क्राफ्ट सेलिब्रेशन का वीक होता है लंदन में, और उसमें रोल्स रॉयस, बेंटले और डनहिल जैसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं। इस बार मैं एक डेलीगेशन लेके गई थी अपने 10 आर्टिसंस का, क्राफ्टमैन का, जो उनके साथ बैठे थे। ये पहली बार एक ऐसा मौका दिया गया था क्राफ्टमैन को जो एक ऐसी गाड़ी के साथ या एक ऐसी घड़ी के साथ, कंपनी के साथ उन्होंने प्लेटफॉर्म शेयर किया जो कभी उनकी पहुंच से बहुत बाहर था। बिल्कुल। तो मुझे इस तरह का एक स्तर क्रिएट करना है, इंडिया क्राफ्ट वीक को इस लेवल पे बढ़ाना है जहां हर क्राफ्टमैन एसोसिएटेड होकर एक प्राइड फील करे, उसके साथ उसकी जो भी सेल है वो बहुत जेन्युइन सेल एसोसिएट हो जाए उसके काम के साथ, जहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, और वो फील करे कि बहुत प्राउड फील करे कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, मुझे इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात। आई थिंक जिस दिन हम ये कर पाएंगे उस दिन मेरा ये मोटिव कंप्लीट हो जाएगा इंडिया क्राफ्ट वीक को लॉन्च करने का। जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये कर पाएंगी और भारत के क्राफ्ट्समैन वाकई आभारी होंगे आपके इस परिश्रम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आई थी हमारे साथ तेजस्विनी में आने के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थी इति त्यागी, जिन्होंने ये ठान लिया कि भारत का जो कारीगर है वो दुनिया में किसी से पीछे रहेगा नहीं और उसकी जिंदगी में सुधार आएगा, और इसी के लिए